Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha Yes Academy's Environment Foundation course, and I hope you all are doing good. You all are happy. खुश रहिए, तब पढ़िए, तब बेटर समझ में आएगा. अच्छा, कुछ डाउट्स ये थे कि भैया मटेरियल कहाँ से लें. बेसिकली अब जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं कन्वेंशंस का, अब देखो एन नंबर ऑफ कन्वेंशंस हैं. हमने कवर तो सारे किए हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपको बताते चलेंगे. और मैं आपको यही बता दूंगा कि किस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. बेसिकली आपको उतना याद रखना है. आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे मटेरियल से पढ़ सकते हैं. पूरा हॉलिस्टिकली वहाँ लिखा हुआ है. अब आपको मटेरियल मिलेगा कहाँ? वो मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर कहीं नहीं मिला आपको बाई चांस तो हमारा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. आप हमें एक मैसेज करिए, पिंग करिए हमें, और हम आपको जिस भी सब्जेक्ट का मैटर चाहिए आपको, हम आपको प्रोवाइड करेंगे एट नो कॉस्ट. है बिकॉज अल्फा इज बिलीव्स इन अफोर्डेबल एजुकेशन, एंड हमारी कोशिश रहती है कि हम मिनिमम में जितना आप लोगों को मैक्सिमम दे सकें वो करें, और यही हमारी कोशिश है. और आप सबका साथ चाहिए इसी में. और मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है जब लोग हमसे जुड़ते हैं. हम भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और हमारी जो टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए. फिर भी हमसे अगर कोई भूल चूक रह जाती है उसके लिए हमें माफ़ करिए. आप फीडबैक्स दीजिए कि हम और क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और हम आपके ज़रूरत के अनुसार सीरीज़ या कोर्सेज बनाएंगे. एंड दैट विल बी ऑल अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर एट नो कॉस्ट. सो थैंक यू ऑल फॉर joining, and let's begin for the day. So today we shall be studying about the international conventions. Now basically there are n number of conventions, so in this particular video I'll cover convention of biological diversity, Ramsar convention, and CITES, that is convention on international trade of flora and fauna. तो बेसिकली देखो नेचर ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई. ये कहानी है 1972 की, 1972 में. 1972 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई इन्वायरमेंट से रिलेटेड. ठीक है, ह्यूमंस ने पहली कॉन्फ्रेंस करी जो कि उन्होंने इन्वायरमेंट की बात करी. हाँ, वो 1972 में स्टॉकहोम में हुई. ठीक है, स्टॉकहोम में हुई. उसके बाद उसके एग्जैक्ट 20 साल बाद 1992 में एक और कॉन्फ्रेंस हुई रियो डू जेनेरियो, ब्राज़ील में. उसको उन्होंने नाम दिया अर्थ समिट, एंड दैट वाज नोन एज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. और यहाँ कुछ सीरियस स्टेप्स लिए गए. यहाँ बेसिकली जो तीन सबसे बड़े जो कन्वेंशंस थे वो यहीं बनाए गए थे जो आज आप देखते हैं. दैट इज़ UNFCCC, दैट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज. UNCCD, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. एंड UNCBD, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. देखो, अब ये याद रखिएगा कि कन्वेंशन जो होते हैं एक साइन किए जाते हैं, एक रेटिफाई किए जाते हैं, फिर उनके एडिशनल प्रोटोकॉल्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम. प्रोटोकॉल आप मान लो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं उसी टाइप के जो होते हैं कन्वेंशंस में प्रोटोकॉल होते हैं. ठीक है, जब आपकी पॉलिटी की सीरीज़ करेंगे, IR की सीरीज़ करेंगे, बढ़िया से आपको बताएंगे कि प्रोटोकॉल और कन्वेंशन और एडिशनल प्रोटोकॉल में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, बारीक सा फ़र्क होता है. बट आज हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली 1992 में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि देखो यार, सोशल इकोनॉमिक और जो हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है. और अगर हमें कहीं एक फील्ड में अगर आगे बढ़ना है या चेंज लाना है तो हमें दूसरी फील्ड का भी ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि हम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और हम इन्वायरमेंट का ख्याल ही न रखें. क्योंकि मैं आपको क्या बोलते हुए आ रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा सर्वाइवल है वो जो है इन्वायरमेंट पे बेस्ड है. अगर इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया तो हम खुद नहीं बचेंगे. उस डेवलपमेंट का, उस सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. ठीक है, तो रियो अर्थ समिट में बहुत ज़्यादा कंक्रीट स्टेप्स लिए गए, और इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मान लो. उसके बाद पेरिस क्लाइमेट चेंज हुई थी, वो एक इंपॉर्टेंट है इसके बाद. लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड. अब इसमें बेसिकली 4-5 चीज़ें हुई इसमें. एक तो हमारे पास सबसे पहले हम कुछ भी करते हैं तो डिक्लेरेशन कर देते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. फिर एजेंडा 21 आया. 21 क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है 21 गोल्स है. नहीं, 21 इसलिए लिखा गया कि ये जो एजेंडा था या इसमें जो बातें की गई थी वो 21वीं सदी के लिए थी या 21st सेंचुरी के लिए थी. जो डेवलपमेंट होनी थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी थी वो 21st सेंचुरी में होनी थी. इसलिए एजेंडा 21 रखा गया कि हाँ भैया, ये एजेंडा है फॉर द 21st सेंचुरी, और हमें जो डेवलपमेंट करनी है ऐसे करनी है. आपको नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल लेवल का ध्यान रखना है उसमें. जब आप, और उसको उन्होंने बोल दिया, जब रीजनल लेवल का ध्यान रखना है तो उसको उन्होंने बोल दिया लोकल एजेंडा 21.
ठीक है। देन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स आए उसमें, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कि फॉरेस्ट को कैसे आपको बचाना है। देन 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस आए, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC एंड UNCCD। देन उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है 1992 के बाद 5 साल बीत गए, 1997 आ गया। उसके बाद हमने एक Rio+5 सबमिट करी। उसमें कुछ नहीं किया, हमने बैठे, हमने चाय समोसे खाए और अप्रेज किया जो हमने 5 साल में प्रोग्रेस की थी एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अप्रेज किया। फिर क्या हुआ, 5 साल और बीत गए, फिर हो गए उस समिट को 10 साल, 2002 में आ गए हम। 2002 में हुई जोहानिसबर्ग समिट। उसमें क्या किया गया कि उसको बोला गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो है जोहानिसबर्ग समिट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्वेश्चन भी पूछा गया था UPSC प्रीलिम्स में एक बार, ठीक है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 तक थे, उसके बाद जो है वो चेंज हो गए, वो SDG बन गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आज के टाइम पे जो है वो कुछ नहीं है, वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का ही एक चेंज्ड नेचर है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद 10 साल और निकल गए, हमने फिर 2012 आ गया, फिर हमने Rio+20 करी, हम ब्राज़ील में वापस चले गए और वहाँ हमने क्या किया कि इट फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल आउटकम डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स क्लियर एंड प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो अभी तक तो बातें चल रही थी, उसके बाद 20 साल के बाद 20 साल लगे हमें ये बोलने में कि यार ठीक है बाकी सब बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओगे करोगे क्या, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, आप करोगे क्या। तो Rio20 में पूछा गया करोगे क्या, फिर वो 2014-15 में जब आपकी पेरिस क्लाइमेट समिट हुई तब INDC दैट इज इंटरनेशनल इंटेंडेड नेशनल डिटरमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कि हम भैया हाँ ठीक है हम ये कंट्रीब्यूट कर देंगे, वो INDC ये कॉन्सेप्ट वहाँ आया, खैर वो भी हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं CBD की, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थोड़ा सा बड़ा कन्वेंशन है, बेसिकली इसमें 3 चीज़ें थी याद रखना। एक तो आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल, एक आपका नगोया प्रोटोकॉल, एक आईची टारगेट्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, दैट नगोया प्रोटोकॉल एंड आईची टारगेट्स, ये तीनों के तीनों जो है CBD में है। और CBD जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ले डाउन करता है, उसको बोलते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो आप जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करोगे, उसका जो आपको पैसा कमाओगे उससे उसको आप फेयरली एंड इक्विटेबली बांटोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी X ट्राइब से एक पर्टिकुलर टाइप की जड़ी बूटी ली जिससे जो कि एक कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है या एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर ठीक करती है। अब आपने तो चेंज किया, लेकिन उसकी नॉलेज किसे थी, उस पर्टिकुलर ट्राइब को थी, उस जड़ी बूटी की नॉलेज किसे थी, उस पर्टिकुलर ट्राइब के थे। तो आप जो भी पैसा कमाएंगे आप उस ट्राइब को भी देंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए भी पैसा देंगे, और ये सब जो होगा म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे होगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपने उनसे लिया, उन्हें पीनट्स पकड़ाए और अपने आप करोड़ों रुपये कमा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। इसी के लिए जो है आपका नगोया प्रोटोकॉल भी आया था। नगोया प्रोटोकॉल का भी सबसे जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो यही है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। अब देखो US जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाला जो कन्वेंशन है ये बस साइन किया हुआ है, रेटिफाई नहीं किया हुआ है। साइन और रेटिफाई में क्या होता है, भाई हम वहाँ गए, हमने साइन कर दिया, हाँ हम रेटिफाई करेंगे। भाई रेटिफाई क्या होता है, आप घर में आते हो, अपने देश में आते हो, आप उसका एक लेजिस्लेशन लाते हो। जैसे हमने कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रेटिफाई करने के लिए क्या किया, हमने एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया 2002 का, ठीक है। तो लेकिन US ने अभी कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाया। तो सेक्रेटेरिएट कहाँ है CBD का, मॉन्ट्रियल कनाडा में। देन कार्टेजिना प्रोटोकॉल सबसे पहले उसके अंदर है। एक्चुअली कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है, इट रिलेट्स टू LMOs। LMS क्या होते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म देखे आपने, बस वही समझ लो, वही होते हैं LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जिनको आपने मॉडिफाई कर दिया है और इन्वायरमेंट में आप छोड़ने वाले हो या उनका कोई यूज़ करने वाले हो। तो बेसिकली ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ऑन बायोसेफ्टी, ये जो है LMS से डील करता है, दैट इज़ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ LMOs से डील करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। नाउ इसमें भी बेसिकली इसने भी 2 एस्पेक्ट पे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज़ के फोकस किया। इसने कहा एक्सेस टू एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज़, कि आप भैया आपने कुछ बना लिया तो आप उसको एक्सेस दो और ट्रांसफ़र करो उस टेक्नोलॉजीज़ को। एंड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज़। अब बायोटेक्नोलॉजीज़ के साथ क्या दिक्कत होती है, एक वायरस सा बना दिया आपने खतरनाक। अब वो ठीक है, वो वायरस या बैक्टीरिया जो है किसी पर्टिकुलर X थिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो X थिंग को छोड़ के हर चीज़ के लिए हानिकारक है।
अगर वो कहीं से एस्केप हो गया, इन्वायरमेंट में फैल गया, तो हो सकता है कि आधी वनिज जो संपदा है या आपके पास रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाए। तो आपको ये भी देखना है कि भैया ठीक है आपने, क्योंकि क्या होता है कि जो तो नेचर दे रही है, तो नेचर का तो अपने मैकेनिज्म है, वो एवोल्यूशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, वो नेचर अपने हिसाब से कर रही है बैलेंस, उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। बट जब ह्यूमंस मॉडिफाई करते हैं, जैसे आज भी जो एक जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप की बात करूँ तो सिर्फ बीटी कॉटन इंडिया में अलाउड है, नहीं तो हमारे पास बीटी बहुत, बीटी मतलब बैसिलस थरंगिनिस, ये एक टाइप का जो होता है बैक्टीरिया होता है, ठीक है। आपका सिर्फ बीटी कॉटन अलाउड है, क्योंकि इतना डरते हैं हम लोग कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी सोच समझ के उसको काम करना पड़ता है, और जो ये ट्रांसफ़र होता है ये भी बड़ी सेफली किया जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने सेफली ट्रांसफ़र हो तो हमने 2 चीज़ें बना दी उसके लिए। एक को हमने नाम दिया एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर। नाम से पता लगता है आप क्या बोल रहे हो। मान लिया मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको अपना मैंने एक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं पहले आपको बताऊँगा कि भैया ये मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे रखिएगा, इसको -20 डिग्री टेम्परेचर में रखिएगा, इसको ज़मीन से 36,000 फुट पे रखिएगा, जो भी है एन नंबर ऑफ थिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके जो है यहाँ इसको मत छेड़िएगा या यहाँ मत छोड़िएगा, इससे बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, इससे यहाँ पे आपका काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो बेसिकली एडवांस्ड इन्फॉर्म एग्रीमेंट में मैं ये सब चीज़ें बताऊँगा। देन एक चीज़ होती है LMOs दैट आर इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट यूज़ ऑफ फूड एंड फीड। फूड मतलब खाने के लिए, फीड मतलब जो आप जानवरों को देते हो, और फॉर प्रोसेसिंग। तो बेसिकली इसको हमने FFP बोला हुआ है। तो इसमें भी आपको जो है अच्छे से R&D करनी है, अप्रूव कराना है, और मार्केट में उतारने से पहले आप जो है पब्लिकली जो इसकी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है कि जो इससे रिस्क रिलेटेड है, ठीक है, कि भैया इस ऑर्गेनिजम्स को खा के भैया वो लोग ना खाएं जिसको B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। मैं ये सब एग्जांपल्स दे रहा हूँ समझाने के लिए, ना खाएं नहीं तो आपको एलर्जी हो सकती है। तो आप बेसिकली वो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिकली देंगे। तो एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट तो बहुत जगह देखा होगा, लेकिन ये आप याद रखिएगा FFP दैट इज़ आपका दैट इज़ LMOs दैट आर डायरेक्टली इंटेंडेड फॉर द यूज़ ऑफ फूड और फीड और फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ये बात थी कार्टेजिना प्रोटोकॉल की। अब कार्टेजिना प्रोटोकॉल देखो, 1-2 हल्का याद रखना, नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल आया था एक बीच में। जो ये नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो है ना, ये आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का एक टाइप का एक्सटेंशन है, उसी को उसने रीएनफोर्स किया आगे चल के। उसमें मतलब लाइबिलिटीज़ थी उसको उसने एड्रेस किया। तो बेसिकली इट इज़ मोर रिलेटेड टू कार्टेजिना, बस, ठीक है, नगोया कोलालमपुर। अब नगोया प्रोटोकॉल उससे अलग है। नगोया प्रोटोकॉल जो CBD का अंडरलाइंग प्रिंसिपल था उसको एड्रेस करता है, ठीक है। वो किस चीज़ की बात करता है? कंप्लायंस, बेनिफिट शेयरिंग एंड एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज की। इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है और ये एक टाइप का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। अब इसमें कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप के ऑब्लिगेशंस हैं इसमें। पहले तो आप एक्सेस ऑब्लिगेशन की आप एक्सेस देंगे। एक्सेस कैसे देंगे? वो एक्सेस जो होना चाहिए फेयर होना चाहिए, नॉन आर्बिट्री होना चाहिए। आप ऐसे कोई रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं बना देंगे कि लोगों को जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसका एक्सेस ही ना मिल पाए। देन जो रिसर्च है बायोडाइवर्सिटी में, कंजर्वेशन में और सस्टेनेबल यूज़ में आप उसको एनकरेज करेंगे, ठीक है। एंड देन जो जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप समझेंगे कि फूड सिक्योरिटी के लिए वो ज़रूरी है। देखो भाई, इंडिया में भी जब वीट जो थी बनी बाद में, वो नई नई वैरायटी की वीट आई जो बाहर से हम लेके आए, तब जाके हम जो है फूड सिक्योरिटी या अपने खाने में सक्षम बन पाए, ठीक है। कुछ इंडोनेशियन, कुछ अमेरिकन वीट हम लेके आए, उनकी वैरायटीज़, तब जाके हम जो है सेल्फ सफिशिएंट बने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सेस ऑब्लिगेशन के अंदर एक्सेस ढंग से दिया जाए। देन बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशंस की, ठीक है, आपने भैया कोई चीज़ बनाई, आपको बेनिफिट मिला, तो जिस जिस लोगों से बेनिफिट मिला, जो जो पार्टी स्टेक होल्डर थी, आप उसको इक्वली जितना उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया उसी हिसाब से आप उसमें अपना जो है प्रॉफिट बांटेंगे। एंड शेयरिंग इज सब्जेक्ट टू म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। ये जो है वो काम होगा ये म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स में होगा। देन कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, भाई कुछ कुछ आपकी कंप्लायंस जो है उसको आप फॉलो करेंगे, उसको आप छोड़ नहीं सकते। देन ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब जो बेसिकली इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज से डील करती है, ट्राइब्स हो गई या कोई भी लोकल कम्युनिटी है, उनके पास क्या होता है, देखो उनके पास कुछ कुछ नॉलेज होती हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, हिमालय में जाएंगे तो कीड़ा जड़ी होती है, उसकी बड़ी डिमांड है आजकल, ठीक है, कॉर्डिसेप्स बोलते हैं उसको।
तो बेसिकली वो लोकल कम्युनिटी, उनको पहले सबसे जो नॉलेज आई थी वो लोकल कम्युनिटी को ही आई थी। उसके बाद उसका एक मार्केट बना, कमर्शियल मार्केट। तो बेसिकली उस ट्रेडिशनल नॉलेज को भी रिस्पेक्ट किया जाता है किसमें, आपका इसमें नगोया प्रोटोकॉल में, सॉरी, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल में उसको रिस्पेक्ट किया जाता है बेसिकली। और इसमें एक जो पॉइंट होता है वो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का भी होता है। अब ये अभी हम आपको जब ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट ऑफ वेस्ट पढ़ाएंगे और रॉटरडैम कन्वेंशन वगैरह, स्टॉकहोम कन्वेंशन, वहाँ पे भी ये प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट आएगा। तो ये सब वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज, इसमें आप प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे उस इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटी की। उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे, और जो यूज़ करेंगे वो उनके जो कस्टमरी प्रैक्टिस है उसको डेरोगेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रूल्स हैं, और जो भी आपको पैसा कमाएंगे उनको उसके डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो नगोया प्रोटोकॉल है ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस मिलेगा एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए क्या होगा, बेसिकली एक ट्रेडिशनल नॉलेज होगी, उसका एक प्रोवाइडर होगा। प्रोवाइडर के साथ आप क्या करेंगे, उसको एक तो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट देंगे, उससे कंसेंट लेंगे बेसिकली कि भैया हम बताएंगे उसे बेसिकली पहले कि हम जो है इससे ये चीज़ करने वाले हैं, और क्या आप हमें अलाउ करते हैं इसको यूज़ करने के। तो आप बोलेगा ठीक है अलाउ यूज़ कर लो। देन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स होंगे कि ठीक है आप, हम 10 रुपये कमाएंगे, हम 5 रुपये आपको देंगे, ठीक है। देन आप उसको मार्केट में उतारेंगे। मार्केट में उतारने के बाद क्या होगा, उसका यूज़ होगा। यूज़ के बाद क्या होगा, उससे पैसे आएंगे, बेनिफिट होगा। अब ये जो बेनिफिट होगा, कुछ जो है जिसने बेचा होगा वो लेगा, कुछ जो प्रोवाइडर है उसमें होगा, जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो बेसिकली लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके पास जाएगा। तो बेसिकली ये जो शेयरिंग है ये आपकी इक्विटेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्बिट्री आपने ज़्यादा पैसा रख लिया और दूसरों को कम दिया। देन आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, ये कुछ नहीं है, एक टाइप के 20 टाइप के एम्बिशियस टारगेट हैं रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कि हम ये काम कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। इसको हमने 6 गोल्स में बांटा हुआ है, 20 टारगेट्स को। तो स्ट्रैटेजी गोल ए में क्या, आप जल्दी से पढ़ लेते हैं, एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी। तो इसमें क्या किया हमने, अंडरलाइंग जो कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस को, उसको देखो, उसको एड्रेस करो। गोल बी में हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट प्रेशर है बायोडाइवर्सिटी पे उसको रिड्यूस करेंगे एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़। देन गोल सी में हम क्या करेंगे, जो स्टेटस है बायोडाइवर्सिटी का उसे इंप्रूव करेंगे। कैसे इंप्रूव करेंगे, आप इकोसिस्टम, स्पीशीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाएंगे, ठीक है। देन गोल डी में आप क्या करेंगे, एनहांस द बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं आपको बायोडाइवर्सिटी उसको एनहांस करेंगे, और लेकिन वो एनहांसमेंट कैसी होगी, सस्टेनेबल एनहांसमेंट होगी। और गोल ई में क्या करेंगे आप, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये HR साइड से डील कर रहा है। अब क्या हुआ कि 2012 में इंडिया में COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब ये UNFCCC में भी होती हैं, UNCCD में भी होती हैं, और UNFCCC में भी होती हैं। अब आपको हर कोप याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे पूछी जाती है। तो वो हम सारी पढ़ा देंगे आपको। बेसिकली वो पढ़ाएंगे भी नहीं, वो नोट्स में अवेलेबल है। जहाँ नोट्स में अवेलेबल होगी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सारा डिस्कस करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और वो मतलब एक फ्यूटाइल डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। बस उसमें हमने जो है टेबल बना दिया है अपने नोट्स में, आप टेबल जाके देखिए, और जो जिस कोप में जो इंपॉर्टेंट था वो हमने वहाँ लिख दिया। तो बेसिकली कोप 11 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11th पार्टी हैदराबाद में हुई थी, 2012 में हुई थी। तो यहाँ हमने बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये फिनेंशियल फ्लोज की बात की थी, मतलब फिनेंस बढ़ाने की बात की थी, ठीक है। फिनेंस बढ़ाना था हमें 2015 तक, और इंडिया ने भी बोला कि ठीक है भैया हम $50 मिलियन दे देंगे, और उस कमिटमेंट को हमने क्या बोल दिया, हैदराबाद प्लेज, ठीक है बेसिकली। और फिर इंडिया ने इसी कोप में जो है UNDP के साथ मिलके बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस अवार्ड भी इंस्टीट्यूट किए थे, और अब प्रपोज किया जा रहा है कि एक राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हार्नेसिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर लाइवलीहुड भी दिया जाए। तो बेसिकली अवार्ड वगैरह देते हैं तो लोग जो होते हैं प्रमोट होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया या फील्ड में काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, ठीक है। ये तो बात थी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की। ये इसका कोई लेना देना नहीं है रियो से, ठीक है। ये एक अलग टाइप का कन्वेंशन है, और एक लौता सबसे बड़ा कन्वेंशन है जो वेटलैंड्स रिलेटेड है। बेसिकली ये 1971 में साइन किया गया था, और 1975 में ये फोर्स में आया, ठीक है। और ये इसका नाम रामसर क्यों, क्योंकि ये जो कन्वेंशन था इट इज़ नेम्ड आफ्टर दी, ईरान में ही साइन हुआ था ये। तो ईरान में एक सिटी है रामसर, कैस्पियन सी साइड पे, कैस्पियन सी के बगल में, वहाँ पे साइन हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन है। बेसिकली 3 पिलर्स पे ये काम करता है। सबसे पहले तो ये बोलता है कि आप जो वेटलैंड्स का यूज़ है वाइस यूज़ करेंगे वेटलैंड्स का,
ठीक है। फिर आप लिस्ट देंगे जो भी आपको लगता है कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, वो नेशन जो है आप जो है एज अ नेशन आप उसकी लिस्ट देंगे, और आप कॉपरेट करेंगे इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स, ठीक है। जैसे पैंगोंग सो लेक है, अब उसका 1/3 भाग इंडिया में, 2/3 पार्ट चाइना में, बाई चांस कल को उसको कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, या आप यूँ बोल लीजिए कि उसको वो बेसिकली जो पूरा कॉम्प्लेक्स है सो मरोरी एंड सो वाला, वो सो कर कॉम्प्लेक्स करके वो 42nd वो था आपका 42nd वेटलैंड था इंडिया का। तो बेसिकली वो क्या एक टाइप का ट्रांसबाउंडरी वेटलैंड है। तो उसमें क्या है कि ठीक है चाइना और इंडिया में कितनी भी दिक्कत चल रही हो, लेकिन रामसर कन्वेंशन आपको बोलता है कि आप जो है कॉपरेट करेंगे, आप अच्छे से देख रेख करेंगे उसकी, और उसको कोई भी जो अगर उसको ख़राब हो रहा है तो ठीक करेंगे, या कोई प्रैक्टिसेस वहाँ पे ऐसी की जा रही हैं जिससे कि उस जो खतरा है उस पर्टिकुलर वेटलैंड के लिए, कोई डिस्चार्ज हो रहा है या टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उस वेटलैंड पे, आप उसे कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो एक रामसर लिस्ट आती है फिर, ठीक है। बेसिकली इंडिया ने अभी इंडिपेंडेंस डे पे ही 75 इंडिपेंडेंस डे था, तो हमने 75 रामसर साइट्स को पूरा किया। तो आज की डेट में इंडिया में 75 रामसर वेबसाइट्स हैं। हम उसको डे टू डे कवर करते रहते हैं, जो हमारे शॉर्ट्स आते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको शॉर्ट फॉर्मेट में इंफॉर्मेटिव कंटेंट दें आपके काम का। बेसिकली उसमें हमने वो कवर किया था, तो आप जाके देख सकते हैं उसको वहाँ पे, और बेसिकली पढ़ भी सकते हैं। आपकी 75 जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं 2022 में, आप उसको देख सकते हैं। तो एक रूल ये होता है कि जब भी कोई पार्टी इस कन्वेंशन में आती है तो उसको बेसिकली एक रामसर साइट जो है नॉमिनेट करनी होती है अपनी कंट्री से, तो एक तो मिनिमम रहेगी। देन ट्रांसबाउंड्री रामसर साइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बेसिकली जो दो देशों में होती है, बोला जाता है कि आप कॉपरेट करें, और एक टाइप का कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लीगल बर्डन है आप पे कंजर्व करना ही करना है, बट देन एक टाइप का मॉरल सिचुएशन है कि भाई आप उसको कंजर्व करें ही करें। देन एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है। देखो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, ये एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट ही मेंटेन किया जाता है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड डील करता है उन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव अकर्ड, या तो हो चुके हैं, आर अकरिंग या तो हो रहे हैं, और आर लाइकली टू अकर या हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब जो भी एंथ्रोपोजेनिक हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण कोई भी वेटलैंड में या तो चेंजेस हो चुके हैं या हो रहे हैं, या आपको लगता है कि फ्यूचर में हो जाएंगे, उसको जो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में लिया जाता है। बेसिकली इंडिया से आज के टाइम पे इसमें दो साइट्स हैं, एक है आपका केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और एक है आपका लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। इससे पहले चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, वो भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का पार्ट था, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत कंजर्वेशन कर लिया गया, बहुत उस पर काम किया गया, तो उसको अब आज के टाइम पे हटा दिया गया है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, आपका रामसर कन्वेंशन की। अब बेसिकली जब भी कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था तो 5 NGOs थे वो इसके साथ जुड़े। उसने कहा कि हम भी आपके साथ इस बचाने के लिए इसमें काम करेंगे आपके साथ, तो उसको IOPs बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कभी आए कि IOPs इज रिलेटेड टू विच कन्वेंशन, दैट इज रामसर कन्वेंशन। IOPs का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। तो कौन कौन से 5 हैं वो, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IWMI दैट इज इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल WWF दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंटरनेशनल, ठीक है। इंडिया ने कब रेटिफाई किया था, 1981 में हमने इसको रेटिफाई किया। बेसिकली आज के दिन हमारे पास 75 रामसर साइट्स हैं, और 2022 में ही हमने 28 साइट्स को डिक्लेयर किया है रामसर, मतलब रामसर साइट्स में डिक्लेयर हुई हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है और हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन की अगर मैं बात करूँ। देन हमारे पास आज के लिए जो लास्ट कन्वेंशन है दैट इज साइट्स। साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। बेसिकली इसमें 3 अपेंडिसेस थे, 3 अपेंडिक्स के उसमें डिवाइड किया जाता है, और इसका जो काम है ये बेसिकली डील करता है किससे, ये डील करता है एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हैं, उनकी इंटरनेशनल ट्रेड से। ये बोलता है कि ठीक है ट्रेड होना चाहिए, बट देन ट्रेड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो जो है अपने आप में उस प्लांट या एनिमल स्पीसी के लिए खतरा पैदा कर दे। तो बेसिकली जो इसका रेजोल्यूशन था वो 1963 में अडॉप्ट किया गया, और ये जो है 1975 में फोर्स में आया। तो बड़ा टाइम लगता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस को फोर्स में आने में, 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है बेसिकली, और ये UNDP के अंडर ही है, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय UNEP। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स या कन्वेंशन चलते रहते हैं। ऐसे ही ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है जो एक टाइप का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है।
तो वो बनाई इसलिए गई थी कि वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म देखिए, जो वेरियस कन्वेंशंस बने हुए हैं उनमें जो फाइनेंस जाना है, कैसे जाना है, कितना किस कंट्री को देना है, वो सब जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी देखता है। आगे हम आपको सब पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है किसी भी कन्वेंशन की, वो उसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ये याद रखना ना। एम क्या है साइट्स का, तो एम मैंने आपको बताया, साइट्स इज टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो बेसिकली ये रोकता नहीं है ट्रेड को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में तो ये एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, जो अपेंडिक्स 1 में आएंगे। तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि आप ट्रेड करो लैंड, बट देन इट शुड नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन मत करो, और मतलब बेसिकली ट्रेड से जो है, ट्रेड शुड नॉट लीड टू एक्सप्लॉयटेशन, ये इसका मेन एम है, ठीक है। सॉरी। देन साइट्स इट्स लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर्स, ठीक है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर्स, ठीक है। और बट ये जो है नेशनल लॉज को प्रिसीड नहीं कर सकता, मतलब ये नेशनल लॉज की जगह नहीं ले सकता। तो बेसिकली कन्वेंशन में होता है यही, कन्वेंशन जो है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे देता है आपको, ऐसा करो, ऐसा करिए आप बचाने के लिए, और बेसिकली आप उसको देखते हुए या उसकी इन लाइन आप जो है एक लॉ इनेक्ट करते हैं, एक लोकल लेजिस्लेशन अपने देश में या नेशनल लॉ इनेक्ट करते हैं जो कि उससे डील करता है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया। देन आपके पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया, तो उसके लिए हमने एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया। तो बेसिकली जो अब क्या होगी, अब आप पूछोगे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रिवेल करेगा या इंडिया में, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 प्रिवेल करेगा? बायोडाइवर्सिटी 2002 एक्ट करेगा, ये इंटरनेशनल लॉ का एक प्रोविजन है, ठीक है। तो आप कभी इंटरनेशनल लॉ पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे आपको। तो बेसिकली जो है नेशनल लॉज जो है प्रिवेल कर जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली इसके अंदर 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में जो भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, उनके कमर्शियल, उनके जो ट्रेड है वो एकदम प्रोहिबिटेड है फॉर कमर्शियल पर्पजेज। कमर्शियल ट्रेड तो उनका एकदम प्रोहिबिटेड है, जैसे टाइगर। देन अपेंडिक्स 2 में वो चीज़ें हैं जो कि इतना हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, उनका ट्रेड अलाउड है, बट देन यू नो दैट ट्रेड शुड बी लीगल एंड सस्टेनेबल टू कंजर्व स्पीशीज वनरेबल टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वहाँ पे आपको कंजर्व करना है। और अपेंडिक्स 3 में भी ट्रेड अलाउड है। बेसिकली इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो कि एक कंट्री में प्रोटेक्टेड हैं, और वो कंट्री रिक्वेस्ट करती है सबसे कि आप जो है यार ये मान लिया एक्स कोई एक एनिमल वहाँ प्रोटेक्टेड है, तो वो उससे सब देशों से रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है ये मेरे यहाँ प्रोटेक्टेड है, आप भी इसकी देख रेख करें, आप भी देखेंगे कि भाई मेरे यहाँ से कहीं इंटरनेशनल आपके यहाँ ये ना आ रहा हो, या इसका जो है इलीगल ट्रेड ना आ रहा हो। तो बेसिकली अपेंडिक्स 3 का पर्पस क्या है? It includes the species protected by at least one country that has requested assistance to help regulate trade with the other countries. So that was all about CITES, and that is all for today. Thank you all for watching. Keep smiling, keep healthy. We shall see you tomorrow. Bye bye. Take care.